हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होती है। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आपके अपने टॉपिक के साथ में कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी होती क्या है। देखो, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इस थ्योरी के नाम में क्या आ रहा है, बॉन्ड आ रहा है। यानी ये थ्योरी दी गई थी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए दी गई थी। तो इसी से रिलेटेड हमने यहाँ पे कुछ लाइन लिखी हैं। लाइन्स क्या है? दिस थ्योरी वाज पुट फॉरवर्ड, ये जो थ्योरी है वो दी गई थी टू एक्सप्लेन बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्सेस, कि कॉम्प्लेक्सेस के अंदर जो बॉन्डिंग होती है उसे एक्सप्लेन करने के लिए थ्योरी दी गई थी बाय इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेंट्रल मेटल इन हाइब्रिडाइजेशन। और कहता है कि जब बॉन्डिंग होती है ना तो सेंट्रल मेटल हाइब्रिडाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व करता है। तो अब इस बात को हम डिटेल में समझने के लिए इसके कुछ की फीचर्स पढ़ेंगे जिन्हें हम पोस्टुलेट्स का नाम देते हैं। और एग्जाम के अंदर कई बार इसके पोस्टुलेट्स पूछे जाते हैं कि एक्सप्लेन द पोस्टुलेट्स ऑफ वीबीटी। तो इसमें पोस्टुलेट में सबसे पहला पोस्टुलेट आप क्या बताते हैं? आप बताते हैं कि मेटल और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। क्या बताते हैं आप? कि मेटल और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। और ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है ये कब बनता है? जब मेटल के तो एम्प्टी ऑर्बिटल और लिगेंड के फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं, तब जाके ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। यानी देखो, हम चित्रकारी से समझाते हैं आपको। देखो, जैसे हमने ये मेटल बना दिया, इसके जो ऑर्बिटल होते हैं वो एम्प्टी ऑर्बिटल होते हैं, लेकिन लिगेंड के जो ऑर्बिटल होते हैं वो फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं। इसके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसके तो एम्प्टी ऑर्बिटल और इसके फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल आपस में क्या कर लेते हैं, ओवरलैप कर लेते हैं और बॉन्ड बना लेते हैं इस तरीके से। देखो, जैसे हमने ये वाला बॉन्ड बना लिया, यहाँ पे ये लोन पेयर शेयर हो गए, इस तरीके से ये बन गया। तो ये वाला जो बॉन्ड बनता है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो सबसे पहले पोस्टुलेट के अंदर तो यही बातें वो बताता है कि मेटल और लिगेंड के बीच में जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है उसके अंदर मेटल के तो एम्प्टी ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं और लिगेंड के फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं। तो इस बात को आप लिखेंगे कैसे? आप लिखेंगे द कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ मेटल विद लोन पेयर ऑफ लिगेंड। कहता है कि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है वो ओवरलैपिंग से बनता है। एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल तो होते हैं मेटल के और लोन पेयर होते हैं लिगेंड के, तब जाके क्या बनता है, आपका एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। ये आपका पहला पोस्टुलेट होता है वीबीटी का। सेकंड पोस्टुलेट के अंदर वो क्या कहता है? सेकंड पोस्टुलेट के अंदर कहता है कि सेंट्रल मेटल एटम इन्वॉल्व करता है हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। और वो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व करेंगे? तो वो एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है, वैलेंस शेल के। तो आप सेकंड पॉइंट में क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे द सेंट्रल मेटल एटम शोज हाइब्रिडाइजेशन, कि सेंट्रल मेटल एटम होता है वो हाइब्रिडाइजेशन शो करता है बाय इन्वॉल्विंग एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ वैलेंस शेल, कि उसके जो एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं वही हाइब्रिडाइजेशन के अंदर क्या करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं। ये आपका सेकंड पोस्टुलेट हो जाता है वीबीटी का। थर्ड पोस्टुलेट के अंदर वो कहता है कि इनकी जो भी कॉम्प्लेक्सेस हैं, हमारे जितने भी कॉम्प्लेक्सेस हैं, उनकी जो ज्योमेट्री होती है, जो शेप होती है, वो कॉम्प्लेक्स के कोऑर्डिनेशन नंबर के ऊपर डिपेंड करती है। और फोर्थ पोस्टुलेट के अंदर वो कहता है कि जो कॉम्प्लेक्स होता है उसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होती है सेंट्रल मेटल एटम की, वो भी किस पे डिपेंड करती है, उसके कोऑर्डिनेशन नंबर पे डिपेंड करती है। तो हम देख लेते हैं थर्ड और फोर्थ पॉइंट को आप किस तरीके से लिखेंगे। थर्ड पॉइंट में आप लिखेंगे टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन डिपेंड ऑन कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल, कि जो हाइब्रिडाइजेशन की टाइप है वो किस पे डिपेंड करेगी, कोऑर्डिनेशन नंबर के ऊपर डिपेंड करेगी। और फोर्थ पॉइंट के अंदर वो कहता है कि शेप ऑफ कॉम्प्लेक्स डिपेंड ऑन टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कि जो शेप होगी वो डिपेंड करेगी कि कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो रही है उसके अंदर। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं कि ये क्या बातें कह रहा है। देखो, मान के चलते हैं मेरे पास में जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 2 है, तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी, देखो हम यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन लिख रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन, और यहाँ पे हम शेप लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन होगी इसकी sp, और जो शेप होगी वो होगी लीनियर। अब ये लीनियर शेप कैसी होती है? देखो इस टाइप की होती है। जैसे मैंने यहाँ पे मेटल लगा दिया, यहाँ पे भी एक लिगेंड आ गया और यहाँ पे भी एक लिगेंड आ गया। इस टाइप की जो शेप होती है वो होती है लीनियर शेप, ठीक है। तो ये कहता है ये जो हाइब्रिडाइजेशन है, जो शेप है, वो दोनों ही किस पे डिपेंड करती हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर के ऊपर डिपेंड करती हैं। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाए तो हाइब्रिडाइजेशन होगी या तो sp3 हो सकती है या फिर dsp2 हो सकती है, ये हाइब्रिडाइजेशन होंगी। और अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो शेप होगी टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। और अगर हाइब्रिडाइजेशन dsp2 है तो शेप होगी आपकी स्क्वायर प्लानर, स्क्वायर प्लानर।
अब ये शेप कौन सी होती है, देखो यहाँ पे हम देख लेते हैं। टेट्राहेड्रल शेप कुछ इस तरीके की दिखती है, देखो इस तरीके की शेप होती है टेट्राहेड्रल। और जो स्क्वायर प्लानर शेप होती है वो इस तरीके की दिखती है, देखो इस तरीके की, ये इस टाइप से ये शेप होती है स्क्वायर प्लानर। फिर कहता है अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हो जाए तो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3d। sp3d इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है और इसकी जो शेप होती है वो होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ये इसकी शेप होती है। अभी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप कौन सी होती है, देखो इस टाइप की होती है। जैसे मैंने यहाँ पे मेटल लगा दिया, ये मैंने इस तरीके से लिगेंड अटैच कर दिए, तो ये वाली जो शेप होती है वो होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। लास्ट ये कहता है कि अगर ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाए तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है d2sp3, या तो होगी d2sp3 या फिर होगी sp3d2। ये दोनों ही हाइब्रिडाइजेशन हो सकती हैं और इस केस में जो शेप होगी वो होगी ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल ये इसकी शेप हो जाती है। और ऑक्टाहेड्रल की जो ज्योमेट्री होगी वो देखो इस टाइप से होती है मेटल की। यहाँ पे मेटल लगा दिया, ये मैंने यहाँ पे लगा दी इस टाइप से, तो ये वाली जो शेप होती है वो होती है आपकी ऑक्टाहेड्रल शेप। तो पोस्टुलेट के अंदर तो इसके बस 4 ही पोस्टुलेट हैं। पहले पोस्टुलेट में बताया था इसने कि मेटल और जो लिगेंड के बीच में जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है वो खाली तो एम्प्टी ऑर्बिटल होते हैं मेटल के, और लिगेंड होते हैं फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल। ये क्या करते हैं, आपस में ओवरलैप करते हैं। दूसरा हमने बताया कि हाइब्रिडाइजेशन के अंदर सेंट्रल मेटल एटम के एम्प्टी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। तीसरा हमने बताया कि हाइब्रिडाइजेशन जो होती है वो कोऑर्डिनेशन नंबर के ऊपर डिपेंड करेगी। और चौथा हमने बताया कि जो शेप होगी वो भी कोऑर्डिनेशन नंबर के ऊपर डिपेंड करती है। तो वीबीटी के जो पोस्टुलेट हैं वो बस ये 4 ही पोस्टुलेट हैं। अब हम देख लेते हैं कि इसकी लिमिटेशन क्या क्या होती हैं या फिर इसकी एप्लीकेशन क्या क्या होती हैं। देखो एप्लीकेशन ऑफ वीबीटी में आप बताते हैं इट हेल्प्स अस टू प्रिडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। ये हमें कॉम्प्लेक्स की शेप बताने में हेल्प करता है। जैसे अभी हमने बताया कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा तो शेप लीनियर होगी, 4 होगा तो शेप टेट्राहेड्रल हो सकती है या स्क्वायर प्लानर हो सकती है। तो ये बताने में हमारी क्या करता है, हेल्प करता है। सेकंड पॉइंट में आप बताते हैं कि इट हेल्प्स अस टू कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। ये हमें कॉम्प्लेक्स की हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने में भी हमारी क्या करता है, मदद करता है, जैसे हमने अभी देखा। ठीक है। थर्ड पॉइंट में ये क्या बताता है कि इट हेल्प्स अस टू प्रिडिक्ट द मैग्नेटिक नेचर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। ये हमें ये भी बताता है कि कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक नेचर कैसा है, क्या वो डायमैग्नेटिक है या वो पैरामैग्नेटिक है। अगर वो पैरामैग्नेटिक होगा इसका मतलब उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, और अगर वो डायमैग्नेटिक होगा इसका मतलब उसके अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। ये था हमारा थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट के अंदर वो कहता है कि इट टेल्स वेदर द कॉम्प्लेक्स इज इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल। ये हमारी ये बताने में भी मदद करता है कि कॉम्प्लेक्स जो है आपका वो इनर ऑर्बिटल है या फिर आउटर ऑर्बिटल है। देखो इनर ऑर्बिटल से हमारा मतलब है कि जैसे हमने जो हाइब्रिडाइजेशन नहीं पढ़ी थी, अगर वो इस टाइप की हो d2sp3, अगर ये जो d ऑर्बिटल है वो पहले लिखे जा रहे हैं तो आप बताएंगे कि वो कॉम्प्लेक्स है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। और अगर हाइब्रिडाइजेशन में ये d वाला ऑर्बिटल बाद में आ रहा है तो आप बताएंगे कि वो कॉम्प्लेक्स है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है। तो ये बताने में भी हमारी कौन हेल्प करता है, वीबीटी ही हेल्प करता है। लास्ट पॉइंट में वो कहता है इट टेल्स वेदर द कॉम्प्लेक्स इज लो स्पिन और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये हमें ये भी बताता है कि कॉम्प्लेक्स जो है वो लो स्पिन है या हाई स्पिन है। तो इसमें आप कैसे बताएंगे, अगर ये d ऑर्बिटल पहले आ रहा है और वो इनर ऑर्बिटल है इसका मतलब वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। वो कैसा है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। और अगर ये हाइब्रिडाइजेशन के अंदर d ऑर्बिटल बाद में आ रहा है मतलब वो आउटर ऑर्बिटल है, और वो कौन सा कॉम्प्लेक्स है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। तो ये हो जाती हैं इसकी कुछ एप्लीकेशंस वीबीटी की। लास्ट हम देखते हैं कि इसकी लिमिटेशंस क्या क्या होती हैं। लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी में आप क्या बातें बताते हैं, आप बताते हैं कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन। ये क्या क्या एक्सप्लेन नहीं करवा पाया था, ये एक तो कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स के बारे में नहीं बता पाया था कि कोई कॉम्प्लेक्स कलर क्यों शो करता है। दूसरी बात ये कंपेरेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑल लिगेंड्स, कि जो लिगेंड्स की स्ट्रेंथ होती है उसके बारे में नहीं बता पाया, यानी कौन सा लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड है, कौन सा लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड है, और कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, उसके बारे में ये हमें नहीं बता पाया। थर्ड इसकी लिमिटेशन आ जाती है कि ये हमें स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं बता पाया कि कौन सा कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा शो करेगा, कौन सा कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा शो नहीं करेगा। देखो इसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी का कंसेप्ट आ जाता है, इसमें हमने डिटेल में नहीं जाना होता। ठीक है। फोर्थ पॉइंट में वो कहता है कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ लिगेंड्स के बारे में भी नहीं बता पाया।
स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है? एक ऐसी सीरीज होती है जहां पे लिगेंड्स अपनी एक्टिविटी के आधार पे अरेंज करे जाते हैं, यानी उनकी वीक फील्ड लिगेंड है या वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसके आधार पे वो अरेंज करे जाते हैं। जैसे हम मान के चलें कि जो क्लोरीन नेगेटिव होता है और जो फ्लोरीन नेगेटिव होता है, इनको अगर आप देखेंगे तो ये क्या पाएंगे, ये वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं वो ये वाले होते हैं, जैसे CN हो गया, CO हो गया, EN हो गया, NH3 हो गया, ठीक है, NO2 हो गया। ये वाले जो लिगेंड्स हैं वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हैं। तो इनके बारे में किस तरीके से इनको अरेंज किया जाए, कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन सबसे कम वीक है, उनके बारे में ये नहीं बता पाया। उसे हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। और इनकी जो लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ होती है कि कौन वीक फील्ड होता है, कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है, इनके बारे में भी ये नहीं बता पाया। तो ये इसकी लिमिटेशंस हो जाती हैं। तो ये था हमारा पूरा VBT का कंसेप्ट। इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरीके से कि एक्सप्लेन कीजिए VBT को, एक्सप्लेन कीजिए इसके पोस्टुलेट्स ऑफ VBT, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ VBT, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ VBT। इस तरीके से ये क्वेश्चन आता है। बाकी इसकी जो सेकंड कैटेगरी होती है क्वेश्चन पूछने की, वो इसके एप्लीकेशन बेस्ड होती है, जिसमें आपको एक कॉम्प्लेक्स दे दिया जाएगा, उसकी आपसे ज्योमेट्री पूछ लेगा, उसकी हाइब्रिडाइजेशन पूछ लेगा, उसका मैग्नेटिक नेचर पूछ लेगा, उसका मैग्नेटिक मोमेंट पूछ लेगा, उसका इनर ऑर्बिटल है या आउटर ऑर्बिटल है, वो लो स्पिन है या हाई स्पिन है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो अगला जो हमारा लेक्चर आएगा वो इसके न्यूमेरिकल बेस्ड आएगा, यानी इस पे हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे कि VBT के ऊपर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं और कैसे उनको सॉल्व किया जाता है। तो बने रहिए कैंपक्लू के साथ में। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।